हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम लोग को देखना है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। ठीक ना, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जो इंटर कन्वर्जन होता है, यानी एक अवस्था दूसरी अवस्था में जो परिवर्तित हो जाती है, वो किस वजह से होती है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं तीन। एक होता है सॉलिड, ठीक ना, एक होता है लिक्विड और एक होती है गैस। पदार्थ की हम लोग जानते हैं कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं, ठीक ना। अगर हम किसी सॉलिड से लिक्विड में आ रहे हैं या हम लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, तो ये किस वजह से हो रहा है। तो हमें पता, अगर हम सॉलिड से लिक्विड में आते हैं, यानी किसी सॉलिड को हम लिक्विड में लाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं, ठीक ना। हिंदी में कहेंगे गलन, ठीक ना, मेल्टिंग, ठीक ना, या फ्यूजन भी कह सकते हो, ठीक ना। और अगर किसी हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक ना, जमा देना। किसी लिक्विड को हम किस में ले जाएं, सॉलिड स्टेट में लेके चले जाएं, तो वो हो जाएगा फ्रीज करना, ठीक ना। इसको हिंदी में कहेंगे हिमन, ठीक ना, इसको जमना भी बोल सकते हो, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो, सॉलिड से अगर आप गैसियस स्टेट में जाओ, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस में चले जाओ या गैसियस से डायरेक्ट सॉलिड में चले आओ, तो अगर आप सॉलिड से गैस में जा रहे हो, तो इसको जानते हो आप क्या बोलते हो, सब्लिमेशन कहते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक। और अगर हम गैस से सॉलिड में जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डिपोजिशन। लेकिन आपके सिलेबस में डिपोजिशन वाली बात नहीं ज़्यादा बताई गई है, इसको सब्लिमेशन ही कहा गया है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको बोला जाता है डिपोजिशन, ठीक ना। और अगर हम लिक्विड से गैस में जाएं या गैस से लिक्विड में आए, तो अगर हम लिक्विड से किस में जा रहे हैं, गैस में जा रहे हैं, ठीक ना। तो अगर हम लिक्विड से किस में जा रहे हैं बच्चों, गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, या गैसियस से लिक्विड में आए, तो लिक्विड से अगर हम गैस में जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग कहेंगे। और अगर हम गैस फॉर्म से लिक्विड में आ रहे हैं, तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन, संघनन, ठंडा करना, ठीक ना। तो ध्यान से देख लीजिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा, क्लियर है। यहाँ पर कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में जाने को हम लोग बॉइलिंग कह सकते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन भी बोल सकते हैं। वेपोराइजेशन मतलब क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब होता है वाष्पन, किसी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, ठीक ना। तो ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है, जहाँ पर हम किसी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से हम सॉलिड में जा सकते हैं। इसी को बोला जाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये किस वजह से होती है बच्चों, उसके रीजंस मैंने कुछ लिख करके आपके सामने रखे हैं। तो रीजंस आपको सिंपली है, वही आपको जानना है जो मैंने पहले बातें बता के आई है। क्या बातें बता के आई है, इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही दो बेसिस हैं किसी भी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स के। तो मैंने सारी बातें आपको बता करके रखी हुई हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक ना। क्या कह रहा है, पहली बात कह रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द सेम सब्सटेंस में एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि अगर हमारे पास सामान्य ताप व दाब है, ठीक ना, यानी नॉर्मल कोई टेम्परेचर दे रखा है या प्रेशर दे रखा है, तो उस पर कोई पदार्थ की अवस्था जो हो सकती है वो
अलग अलग अवस्थाओं में हमें देखने को मिल सकती है, ठीक ना। क्या है, जैसे वाटर है तो वाटर आप देख सकते हो, वाटर तीनों फॉर्म में, वाटर आपको सॉलिड फॉर्म में भी दिख सकता है, वाटर आपको लिक्विड फॉर्म में भी दिख सकता है, और वाटर आपको वेपर फॉर्म में भी दिख सकता है, जिसे हम स्टीम कहते हैं, भाप। तो यहां पर क्या कह रहा है, कोई भी पदार्थ की अवस्था, ठीक ना, सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी पदार्थ हमें तीनों अवस्थाओं में देखने को मिल सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, या गैसियस फॉर्म में हो, ठीक ना। क्लियर है। दूसरी बात यहां पर क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है द डिफरेंस इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये बातें हम लोग बहुत पहले, यानी जब से चैप्टर पढ़े तब से यही बात इस चैप्टर के कोर में ही छुपी है बच्चों। क्या छुपी हुई है कि इंटर पार्टिकल स्पेसेस या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। तो ये स्टेट एक दूसरे से क्यों अलग होती हैं, क्योंकि इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होता है, इसकी वजह से ये स्टेट्स आपस में एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। कैसे, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम बात करेंगे सॉलिड की, तो सॉलिड के पार्टिकल जो बच्चे होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, या आपने सारी बातें पढ़ रखी हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं बच्चों, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसके बाद अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो वो मॉडरेटली पैक्ड होते हैं, यानी सॉलिड के कंपैरिजन में, यानी थोड़े दूर दूर होते हैं। और जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा, काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ के आए हैं, बार बार पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, तो इसी से इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स डिपेंड करती है, ठीक ना। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दीज स्पेसेस आर मिनिमम इन सॉलिड, वही बात मैंने कही, दीज स्पेसेस आर मिनिमम इन सॉलिड। यहाँ पे आपको सॉलिड में क्या दिख रहा है, मिनिमम दिख रही है स्पेस। स्पेस क्या, जैसे मैंने अगर ये पार्टिकल अरेंज कर रहा हूँ मैं, तो इन पार्टिकल को अरेंज करते वक्त जो ये स्पेस आ रही है, जिसे हम वॉइड्स भी कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस। तो जिसमें ये मिनिमम होगी, सबसे कम होगी, वो सॉलिड होगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड। लिक्विड में क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है, यानी कि मॉडरेट होती है, बीच की होती है, ठीक ना। और गैसेस में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। गैसेस में ये स्पेस क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से गैस के पार्टिकल में क्या होती, कौन सी टेंडेंसी होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, बह करके जा सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, ठीक। फिर चौथी बात क्या कह रही है, इफ़ अ सॉलिड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट द स्पेसेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स हैव टू बी इंक्रीज्ड। सिंपल सी बात है, अगर आपको इस स्टेट को, यानी ये कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट से आपको लिक्विड स्टेट में जाना है, तो आप क्या करोगे, आपको इनके बीच का जो स्पेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा। स्पेस को बढ़ाओगे आप जैसे ही, तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाओगे। तो वो स्टेट्स स्पेसेस बढ़ाने की क्या कंडीशंस हो सकती है, वो मैंने बताया, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक ना। बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, कौन सा, टेम्परेचर, स्पेसेस को बढ़ाने। अभी कैसे, अभी आगे हम लोग बात करेंगे उसकी, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, इफ़ अ सॉलिड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड द स्पेसेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स हैव टू बी इंक्रीज। यानी सॉलिड को अगर लिक्विड में तब्दील होना है, सॉलिड को अगर लिक्विड में बदलना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बीच लगने वाले जो उसके बीच जो अंतरा अणु, या जिसे हम कह सकते हैं अंतरा आणविक जो स्पेसेस है, अंतरा आणविक स्थान है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और जब अंतरा आणविक स्थान बढ़ाओगे तो बच्चों, तो अंतरा आणविक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर स्पेसेस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी स्पेस बढ़ेगा, ठीक ना। अभी उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक। अगली बात कह रहा है, इफ अ लिक्विड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू गैस, अगर लिक्विड को हमें गैस में बदलना है तो भी वही बात कह रही है, द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स हैव टू बी फर्दर इंक्रीज। यानी इनके बीच जो हमारा अंतराणुक स्थान है, इंटर पार्टिकल स्पेस है, उसको और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक ना। और उसको बढ़ा देंगे तो स्टेट चेंज हो जाएगी, वो लिक्विड से किस में चला जाएगा, हमारे
गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। ठीक, अगली बात क्या कह रहा है, सो हम क्या कह सकते हैं, सो बाय चेंजिंग द इंटर पार्टिकल स्पेसेस या और इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वन स्टेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर स्टेट। यानी अगर हम इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल को, ठीक ना, या इनके बीच उपस्थित स्थान को, ठीक ना, बढ़ा दें, ठीक ना, तो एक अवस्था दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो सकती है। तो स्पेसेस बढ़ाओगे यानी स्पेसेस इंक्रीज करोगे तो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में चला जाएगा। जब स्पेस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो ये बात याद रखिएगा। तो यही लिखा है यहाँ पर, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनको चेंज करते जाओ तो यहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप पहुँचते चले जाओगे। ठीक ना, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, ठीक ना, तो सॉलिड को लिक्विड में अगर कन्वर्ट करोगे तो इसको फ्यूजन कहते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस जिसे बोला जाता है। फ्रीजिंग क्या होती है, फ्रीजिंग जब आप लिक्विड से किस में जाते हो, सॉलिड में जाते हो, इसको फ्रीजिंग भी कहते हैं। ठीक है, फिर आप सॉलिड को अगर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो तो सब्लिमेशन, अगर आप गैस से सॉलिड में चले जाते हो डिपोजिशन। ठीक ना, लिक्विड से आप गैस में जाते हो तो लिक्विड से गैस में जाना के लिए आप बॉइलिंग प्रोसेस करते हो, इस पूरे प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं। और गैस से जब आप लिक्विड आते हो तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक ना, तो ये सारी प्रोसेस होती हैं हमारी किसमें, एक स्टेट्स ऑफ मैटर के कन्वर्जन में, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी किसी एक अवस्था का अन्य अवस्थाओं में बदलना। अन्य अवस्थाएं तो तीन ही अवस्थाएं हैं बेसिकली, फिजिकल स्टेट तीन ही हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है बात? आपको ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ठीक ना, चलिए ध्यान से देखिए, इरेज कर देता हूँ, ध्यान से देखिए, मिटाता हूँ और अगली बात पहुँचते हैं। चलिए, अगली जो हमारी टॉपिक होने वाली है बच्चों, अगली टॉपिक जो होगी वो बहुत ही इंटर कन्वर्जन पे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स फ्रॉम, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉरी, चेंज ऑफ स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, जिसे हम लोग मेल्टिंग की प्रोसेस कहते हैं। मेल्टिंग या फ्यूजन बोल सकते हो आप। ठीक ना, अब यहाँ पर कौन सा प्रेशर, यहाँ पर क्या इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखे थे ना स्टार्टिंग में, चेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, तो यहाँ पर हम लोग चेंज इन टेम्परेचर करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों इस बात को। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में एक जो है यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, उसको उसी को हम लोग डिस्कस करके करेंगे। तो पहले ही मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक ना। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ अभी ड्रॉ करूँगा, उसको ड्रॉ करते ही आप लोग देखिएगा ये कैसे यहाँ पर ये प्रोसीड हो रहा है। ठीक ना, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक, चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके सामने एक मैंने एक चीज़ ड्रॉ करी है कि आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको एक बीकर नज़र आ रहा होगा, उस बीकर में आइस क्यूब रखा हुआ है। ये बीकर एक नीचे स्टैंड पर टिका हुआ है, जिसके नीचे बर्नर लगा हुआ है। बर्नर से लगातार हीट यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है। ठीक, यहाँ पर आपका एक थर्मामीटर लगा हुआ है, ये स्टैंड है इस पूरे को होल्ड करने के लिए। पूरे ये एक ग्लास स्टरर है, यानी इससे मिलाया जाता है, ठीक ना, बार बार स्टर किया जाता है चीज़ों को। ये थर्मामीटर लगा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, हम सॉलिड है ये चीज़, यानी आइस क्यूब है तो सॉलिड पार्टिकल। अब सॉलिड से किस में जाएंगे, लिक्विड स्टेट में जाएंगे, मेल्टिंग प्रोसेस में जाएंगे। तो मानिए ये प्रक्रिया
हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रही होगी, यानी कि 1 atm जो अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं एटमॉस्फेयर पर, तो हमारे ऊपर जो प्रेशर लगता है वो atm में लगता नहीं, 1 atm लगता है। 1 atm का प्रेशर अभी हमारे इस कमरे पर लग रहा होगा हमारे ऊपर। अब ध्यान से देखिए, तो मान लीजिए ये जो आइस क्यूब है, ये मैंने बर्फ़ जो है एकदम कहाँ से निकाल के रखी है, फ्रीज़र से तुरंत निकाली और इसके अंदर डाल दी। तो फ्रीज़र के अंदर मान लीजिए इसका टेम्परेचर क्या हुआ होगा, -4 डिग्री सेल्सियस, तुरंत जब निकाले रहे होंगे, ठीक ना। अब जैसे ही -4 डिग्री सेल्सियस रहा, इस बीकर में रखा गया, अब यहाँ पर नीचे से हीट देना शुरू की गई, धीरे धीरे हीट देना शुरू की गई। टेम्परेचर थर्मामीटर में रिफ्लेक्ट कर रहा था, यानी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। तो -4 से ये टेम्परेचर क्या हुआ, -3 हुआ, फिर -2 डिग्री पर पहुंचा होगा, फिर -1 डिग्री पर पहुंचा होगा, फिर एक पोजीशन ऐसी आई होगी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस था तो आइस क्यूब हमें नज़र आ रही थी। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर इनके बीच में हो क्या रहा होगा बच्चों, समझिएगा कैसे मेल्ट हो रहा होगा। जब आइस क्यूब गर्म हो रहे होंगे, समझिएगा बात, जब आइस क्यूब गर्म हो रहे होंगे तो इनके बीच जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस है वो बढ़ रहे होंगे। क्यों बढ़ रहे होंगे, क्योंकि जब आइस के पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब कर रहे होंगे तो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ओवरकम होने वाला होगा। क्यों ओवरकम होने वाला होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। तो हम क्या कहेंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, क्योंकि जैसे ही फोर्स टूटा स्पेस तभी बढ़ेगा और ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो यहाँ इस पार्टिकल में आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ती हुई नज़र आ रही, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। अब -4 से -1 डिग्री तक जो काइनेटिक एनर्जी है वो सफिशिएंट होगी, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दे दी, गतिज ऊर्जा दे दी, पार्टिकल खूब तेज़ी से मूव करने लगे, ठीक ना। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस जैसे हुआ, फिर उसके बाद कुछ सेकंड के लिए, लगभग 6 से 7 सेकंड के बीच, ये थर्मामीटर रिफ्लेक्ट करना ही बंद हो गया, यानी 0 डिग्री पर अटक गया। फिर 0 डिग्री से बढ़ ही नहीं रहा है टेम्परेचर। क्यों नहीं बढ़ रहा, ये क्या था मामला। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में, तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट हो गई थी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई थी, तो हीट जो नीचे से दी जा रही थी वो अब काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट हो चुकी थी, यानी अब पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ज़्यादा हो गई थी। तो जो हीट दी जा रही थी वो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए ये हीट वहाँ लग गई। पहले ये हीट कहाँ लगी हुई थी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही थी, पार्टिकल का गतिज ऊर्जा बढ़ा रही थी कणों की। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि कणों की गतिज ऊर्जा एक सही स्थिति पर पहुंच गई है, यानी एक सफिशिएंट अमाउंट में ये काइनेटिक एनर्जी पहुंच गई है, अब पार्टिकल बहुत ज़्यादा तेज़ी साथ गति कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अब बस हल्की सी एनर्जी चाहिए इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर यही काम हुआ। क्या काम हुआ कि सफिशिएंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होगी, अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तोड़ा जाए। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, जो हीट दी जा रही थी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए चली गई, ठीक है ना। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो गई, मेल्ट होना, सारी आइस क्यूब क्या हो गई, मेल्ट होना शुरू हो गई, यानी किस में कन्वर्ट होने लगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगी। समझ लीजिए बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हम जब आइस क्यूब निकाल के लाए तो उसका टेम्परेचर मान लीजिए -4 डिग्री सेल्सियस था, लगातार हीट दी चली जा रही है, देते चले जा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, और वो थर्मामीटर में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब होता है कि जो आइस के पार्टिकल्स हैं
वो क्या कर रहे हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इनके बीच की काइनेटिक एनर्जी क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ तक बढ़ी, एक सफिशिएंट अमाउंट तक बढ़ी, मान लीजिए -1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 हुआ, थर्मामीटर रिफ्लेक्ट करना और टेम्परेचर को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, हम लगातार हीट देते चले जा रहे हैं, हमने हीट बंद नहीं करी है, लेकिन थर्मामीटर 0 पर अटक गया। क्यों अटक गया, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गई थी। अब उन पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने की बारी थी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हीट जा रही थी वो पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रही थी, तोड़ रही थी। और जैसे ही 0 डिग्री पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा, एक सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो गया। जैसे ही मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद हम इसको स्टर करते चले जा रहे हैं, घुमाते चले जा रहे हैं। अब जैसे ही मेल्ट होना शुरू हुआ तो टेम्परेचर धड़ाम से तेजी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे करके राइज होता चला गया, बढ़ता चला गया। और हम 0 डिग्री पर क्या देखें, हमने 0 डिग्री पर देखा कि जो हीट थी, जो छुपी हुई हीट थी, जो कि हमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, उसी ने क्या किया, इस पार्टिकल को मेल्ट कराने में मदद करी। तो इस छुपी हुई हीट को, जो हमें दिख नहीं रही है, उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी छुपी हुई हीट, छुपी हुई ऊष्मा, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक ना, क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन। ठीक ना, गलन मतलब गल जाना। ठीक ना, फ्यूजन प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक ना, तो 0 डिग्री पर वो जो हीट थी, छुपी हुई हीट थी, वो पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रही थी। इस वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है इतनी बात, ध्यान से देख लीजिए जो मैंने आपको बातें बताई हैं, एकदम समझ गए होंगे आप। डायग्राम्स में बार बार इसलिए मैं आपको डायग्राम बना करके चीज़ों को समझा रहा हूँ। और बच्चों, ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, यानी पार्टिकल कितनी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो होती है 3.347 इंटू 10⁵ किलो जूल्स। इतनी हीट, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही होती है, यानी इतनी हीट को पार्टिकल क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। हीट क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर मेल्ट हो रहे हैं। कितनी हीट है, 3.347 इंटू 10⁵ किलो जूल। तो क्लियर है बात ना। चलिए हम कुछ इससे रिलेटेड बातें लिख लेते हैं फिर। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं फटाफट, तो ध्यान से देख लीजिए। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ इसको, कुछ यहाँ एरिया क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहीं पर मैं इसकी कुछ डेफिनेशन लिख देता हूँ, लेटेंट हीट कह रहा हूँ, मेल्टिंग की। तो द टेम्परेचर एट विच a solid melts, a temperature at which a solid melts to become a liquid, at atmospheric pressure, is called its melting point, and this process is called मेल्टिंग और फ्यूजन। यानी क्या कह रहा है, द टेम्परेचर एट विच, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाए, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब पर। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि हम बोलेंगे गलनांक, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। क्लियर है बात, ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ठीक ना।
The temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point, and this process is called melting. वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है और यह वायुमंडलीय दाब पर होता है तो इसको हम गलनांक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम गलन कहते हैं या फ्यूजन भी बोल सकते हैं। सॉलिड किस में मेल्ट हो जाए? लिक्विड में। कैसे हुआ? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से, यानी कि यहाँ पर 0 डिग्री पर कोई रिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिला। क्लियर है बात बच्चों? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, जहाँ पर हम इसके आगे की बात आपको करेंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, जिसको कोई दिक्कत होगी पूछ लेना। हम लोग ने आज क्या पढ़ा? हम लोग ने आज स्टेट्स ऑफ कन्वर्जन देखा, यानी कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर को देखा। यानी एक स्टेट्स ऑफ मैटर दूसरे स्टेट्स ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पर हम लोग ने देखा कि सारा का सारा जो खेल होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटर पार्टिकल स्पेसेस के बीच में रहता है। अगर हमें किसी स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ले जाना है तो उनके स्पेसेस को बढ़ाना पड़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा, जो कि मैंने अब बताया। पहला तरीका क्या था? मेल्टिंग प्रोसेस। तो मेल्टिंग में हमने क्या किया? चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में परिवर्तन किया, यानी ताप में परिवर्तन करके ये सारी चीज़ें लाई। क्या लाई? स्पेस बढ़ाया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम किया। ठीक ना? क्लियर है बात? समझ गए होंगे आप सारी बातें। आज के लिए इतने ही करते, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, जहां हम इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।